जैसे ही रात होती माँ हमारे घर के नौकर को अपने पास बुलाती और कहती मेरे कमरे का बल्ब खराब हो गया है, ज़रा वह ठीक कर दो। फिर माँ कहने लगी कि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे इधर उधर घूम रहा हो, मेरे साथ बेड पर लेटा हो। वसीम हमारे घर का नौकर था और वह बचपन से हमारे घर में काम करता आ रहा था। वह हमारे घर में ही रहता था। वसीम माँ के कमरे का बल्ब ठीक करने के लिए जाता तो ठीक 5-10 मिनट बाद माँ मुझे ये कहा करती कि बेटी अब तुम भी अपने कमरे में चली जाओ और सो जाओ। मैं भी अपने कमरे में चली जाती। शुरू में छोटी सी बच्ची थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं चुप करके सो जाया करती थी। मेरे पापा हर वक्त माँ से लड़ते रहते थे। पता नहीं माँ उनसे क्या कहती थी। वह सारा दिन घर से बाहर रहते और यहाँ तक कि रात को भी घर ना आते। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और अपनी जवानी में कदम रखा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की समझ आने लगी। हमारे घर का नौकर, जिसका नाम वसीम है, वह भी अब बड़ा होता जा रहा था। वह भी तकरीबन 18 साल की उम्र का हो चुका था। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता तो माँ वसीम से कहती कि मेरे कमरे का बल्ब फिर से जल नहीं रहा है, खराब हो गया है, पता नहीं क्या मसला है। इन बिजली वालों के रोज ही बल्ब खराब हो जाते हैं। वसीम आगे से कुछ ना कहता और माँ के कमरे में चला जाता तो मामले के मुताबिक अभी ठीक 5-10 मिनट के बाद कमरे में चली जाती और वह दरवाज़ा बंद हो जाता। मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि रोज़ ही माँ के कमरे का बल्ब खराब हो जाता है। मैंने कई दफ़ा अपनी माँ से कहा कि मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाया करूँ, आप अकेली होती है तो आपको डर लगता है, इसलिए मैं आपके साथ सो जाया करूँगी। माँ ने फ़ौरन कहा कि नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में सोया करो, तुमने पढ़ना भी होता है, तुम्हें तो पता है कि मेरे कमरे की लाइट आए दिन खराब होती रहती है। माँ का जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में अब शक पैदा होने लगा था कि आखिर माँ मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती। आखिर ऐसी क्या वजह है, मैं तो उनकी बेटी हूँ, उनका खून हूँ, तो फिर मुझे वे अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती। वसीम अब बड़ा खुश रहने लगा था, लेकिन माँ का रवैया रोज बदला बदला होता जा रहा था। अब तो वसीम माँ के कमरे में सोने लग गया था। मैं खुद को बदनसीब समझने लगी थी कि मेरी माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती, जबकि एक नौकर को अपने कमरे में सोने की इजाज़त देती। ये बात मेरे दिल पर लगी और मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। एक रात मुझे हंसने की आवाज़ आई जो कि माँ के कमरे से आ रही थी। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मैं माँ के कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वह आवाज़ माँ और वसीम की थी, लेकिन मुझे ठीक सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि आवाज़ से काफ़ी धीमी थी। एक रात मैंने ही प्लान बनाया कि आखिर कोई तो वजह है माँ और वसीम के बीच, कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता। एक रात मैं माँ के कमरे में छुप गई। वसीम कमरे के अंदर आया और फिर जो हुआ वह देखकर मेरी रूह फना हो गई। मेरा नाम शबनम है और मेरा ताल्लुक खुशहाल घराने से है। मेरे पापा सरकारी अफसर थे और मेरी माँ एक घरेलू औरत थी। मेरा एक लौता काशिफ मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे पापा वसीम को हमारे घर लेकर आए थे और माँ से कहा कि हमारा नया मुलाजिम है। वसीम एक 18 साल का लड़का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। उसकी आंखों के किनारे नीचे से लाल रहते थे, जैसे कोई नशे वाले इंसान के होते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। वसीम के आने से पहले हमारा काम एक औरत करती थी, लेकिन वह घर छोड़कर चली गई थी तो पापा वसीम को ले आए। उसने आते ही सारा काम समझ लिया। वह खाना भी बनाता और घर की रखवाली भी करता, इसके जिम्मे थी। आहिस्ता आहिस्ता वह ड्राइवर की ड्यूटी भी करने लगा। लेकिन फिर मुझे घर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। अपने घर में कभी पहले मुझे ऐसा बदलाव महसूस ना हुआ। मैं बच्ची थी और बच्चे बहुत जल्दी माहौल के बदलाव को महसूस कर लेते हैं। माँ पापा हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वह पापा पर ज्यादा गुस्सा होने लगी थी और अब माँ से ज्यादा नाराज ही रहते थे। मैं किचन में जाती और वसीम को तंग करती। वसीम मुझे डांट कर भगा देता कि किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं उससे कहती कि मुझे खाना बनाना है। मैं उसकी गैर मौजूदगी में आटा निकाल कर गूंदने की कोशिश करती थी तो वह अचानक आ जाता और कहता तुमने सारा किचन गंदा कर दिया है, भागो यहाँ से। ऐसा कह के वह फिर से सफाई कर देता। क्योंकि मैं अभी छोटी थी और मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, बस शौक था। मेरा बचपन मुझे अलविदा कहता हुआ कब रुखसत हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं बड़ी हो गई। मेरे पापा मेरी तरफ से फिक्रमंद हो चुके थे। मेरी माँ को तो शॉपिंग और घूमने फिरने, अपनी सहेलियों के घर जाने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और अब पापा ड्यूटी के बाद भी घर नहीं आते, सारी सारी रात बाहर ही रहते थे। सरकारी नौकरी का पैसा था और दोनों हाथों से लुटाया जा रहा था।
मैं और छोटा भाई घर में अकेले हुआ करते और वैसे भी हमारे साथ ही रहता था। माँ और पापा को वसीम पर अंधा एतबार था। अपना घर और अपने दोनों बच्चे वसीम के सर पर छोड़कर अपने कामों में मसरूफ रहते थे। इसी दौरान मैं वसीम को तंग करना न भूलती थी। उसे गुस्सा दिलाकर मैं खूब हंसती थी। वह गुस्से के बावजूद मुझे कुछ ना कहता, क्योंकि मैं उसके मालिक की बेटी थी। मुझे कुछ कहना मतलब उसकी नौकरी से हाथ धोना था। फिर वसीम ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। माँ पापा की गैर मौजूदगी में वह अपने कुछ दोस्तों को हमारे घर ले आता और उन्हें गेस्ट रूम में बिठाता और वहाँ से बहुत आवाज़ आती थी। मुझे उनकी आवाज़ें परेशान करती थी, क्योंकि मेरे कमरे के नीचे ही वे गेस्ट रूम था। मैंने पापा से शिकायत की तो पापा ने वसीम को डांटा। जब वसीम को डांट पड़ी तो मेरी खुशी देखने वाली थी। मैं पापा के पीछे छुपकर वसीम को उस हालत में देख रही थी और हंस रही थी जिसका सर झुका हुआ था। फिर पापा के जाने के बाद वसीम ने मुझे गुस्से से घूरा और मन ही मन में कुछ गड़बड़ाने लगा। ये कह रहा हूँ कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा। फिर मेरी उम्र 18 साल हुई और मेरी सोच में बदलाव आने लगा। मेरा मिजाज बहुत अलग हो चुका था। मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था। मेरे पापा की लड़ाई आज तक होती रहती थी, इसलिए पापा घर आते ही नहीं थे। माँ के सो जाने के बाद आते थे, लेकिन जब आते तो मैं उन पर चिल्लाना शुरू कर देती। मैं अब समझदार हो गई थी। माँ को समझाने लगी कि पापा पर गुस्सा ना करें, घर का माहौल सही रखने की कोशिश करती रहें। लेकिन माँ मेरी एक ना सुनती। माँ मुझसे कहती कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पापा का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और अपना सारा पैसा उस औरत पर लुटा रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि आपकी गलतफहमी है, पापा ऐसे नहीं हैं, वे आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो माँ ने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद है पापा के खिलाफ। तो मैं बात सुनकर हैरान हो गई कि आखिर कौन है जो पापा के खिलाफ माँ को सबूत पेश करता है। मुझे वसीम पर शक होने लगा, क्योंकि माँ हर रात बल्ब खराब होने के बहाने से वसीम को अपने कमरे में बुलाती थी और फिर वह दोनों घंटों कमरे में रहते थे। मेरे पापा कहते थे कि मैं सिर्फ शबनम की वजह से घर आता हूँ, लेकिन पापा के देर से घर आने पर अब मुझे भी शक होने लगा था। माँ जो कह रही थी क्या वह बात सच थी, क्योंकि कोई अपने घर से सारी सारी रात कैसे गायब रह सकता है। ड्यूटी से थकावट के बाद तो इंसान का दिल चाहता है कि वह अपने घर में आकर आराम करे, लेकिन पापा तो घर नहीं आते थे, न जाने कहाँ आराम करते थे। अब मुझे भी परेशानी ने घेर लिया था। मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा था, बल्कि बेसुकून हो गया था। अब मुझे उस शख्स की तलाश थी जो मेरी माँ को मेरे बाप के गलत रास्ते दिखाता था। आखिर वह कौन था? मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। फिर एक दिन अचानक मेरा किचन से गुजर हुआ तो देखा माँ वसीम के साथ खड़ी हुई है। वसीम सरगोशी के अंदाज में माँ को कुछ बता रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वह यही कह रहा था कि पापा की नई महबूबा है जो कि एक मॉडल है और अब वह सारा पैसा उस मॉडल पर लुटा रहे हैं। वसीम की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यानी मेरे घर में आग लगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वसीम था। अब तो वसीम माँ के साथ उनके कमरे में सोने लग गया था, क्योंकि मैंने कई बार माँ से कहा कि मुझे आपके कमरे में सोना है, तो माँ यही कहकर टाल देती कि बेटी मेरे कमरे की लाइट का कोई पता नहीं कब खराब हो जाए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई में परेशानी हो। फिर मैंने ये भी देखा कि वसीम पापा से कुछ कहता और उस दिन के बाद से मैंने वसीम की जासूसी शुरू की। तो पता चला कि बस यही वह शख्स है जो अनजान औरतों का पता मेरे पापा को बताता है और मेरे पापा इनाम के तौर पर वसीम को बहुत सारे पैसे देते हैं। यानी कि मेरा घर जो बिखर चुका था उसके पीछे किसी और का नहीं, वसीम का हाथ था, जो पापा की राज माँ को बताता और उसके बदले माँ से पैसे लेता था। मैंने माँ से भी कुछ नहीं कहा और पापा से भी कुछ नहीं कहा कि कहीं उनका फिर से झगड़ा ना हो पाए। मैंने सीधे सीधे फैसला कर लिया कि मैं वसीम से बात करूंगी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैं किचन में गई। वसीम सब्जियां काट रहा था। मैं उसके सामने गई और अजीब नज़रों से उसे देखा तो वह मेरी नज़रों से परेशान हो गया। मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी वह 8 साल की बच्ची कितना मुझसे रवैया रखता था। वह मुझे बच्ची समझ रहा था, लेकिन मैं बच्ची नहीं रही थी, मैं बड़ी और समझदार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका किसी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं अपने घर को दिखाने से बचाना चाहती थी। मैंने साफ साफ कहा कि वसीम मेरे घर में आग लगाना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर वसीम ने हैरत से मुझे देखने लगा और कहा क्या बात कर रही हो, मैंने कब आग लगाई तुम्हारे घर में, होश में तो हो तुम। वसीम ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखे जा रही थी। वह मेरे देखने से परेशान हो गया था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया था या अपनी चोरी पकड़े जाने का सब समझ गया हूँ मैं कि मेरे घर में तुम क्या करते फिर रहे हो, मेरे माँ बाप को एक दूसरे से बदगुमान कर रहे हो, मेरी माँ को पापा के खिलाफ भड़काते हो और मेरे पापा को गलत रास्ते पर लगाने में भी तुम्हारा ही हाथ है।
मैं सब समझ गई हूँ। मैंने कहा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसे अंदाज़ा नहीं था, बल्कि मुझसे उसे इस किस्म की बात की तौफीक ही नहीं थी। वह तो मुझे समझा था कि मैं एक बच्ची हूँ। मैंने उसे धमकी दी और मैं वहाँ से चली आई, लेकिन मेरी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी हरकतें जारी रखी। मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया और मैं दोबारा से उसके पास गई उसे धमकाने के लिए। पहले तुमसे कहा था ना कि मेरे घर में आग मत लगाओ, लेकिन तुम बात नहीं आए। तुम समझ रहे हो कि मैं बच्ची हूँ और कुछ नहीं समझती, लेकिन आपने मुझे समझा ही नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे वैसे ही वहाँ से भेजना चाहा, जैसे बचपन में भगा दिया करता था। जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा क्या कर लोगे तुम, बताओ मुझे क्या कर लोगे तुम। मैंने उसका गिरबान पकड़ा और उसे झंझोड़ा, और ये सब करते हुए उसका हाथ मुझ पर उठ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे ऊपर रख दिया। मैंने अपना गाल हैरत से छुआ और उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? मैंने भी यकीन से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैंने उससे कहा। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है। अचानक ही मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। वह सब्जियां काट रहा था। उसने जिस हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था, अपना वही हाथ काट डाला था। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था, लेकिन खुद को सजा देने के तौर पर उसने अपना हाथ जख्मी कर लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। कोई इंसान अपना हाथ गुस्से में कैसे जख्मी कर सकता है? उस वक्त मुझे वसीम से डर महसूस हो रहा था। वह मुझे एक जानवर से इंसान लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक उसके जख्मी हाथ को देखती रही और वह नज़रें झुकाए सब्जियों की तरफ देख रहा था। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अगले दिन मैंने देखा कि अपने वही हाथ जो वसीम ने जख्मी कर लिया, उसमें पट्टी बंधी हुई है। इंसान ऐसा काम न करे कि जिसके बाद उसे खुद को नुकसान पहुंचे। मैंने ही वसीम के हाथ की तरफ देखते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई खामोशी बात छुपी हुई थी जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वह खामोशी से आगे बढ़ गया। मैंने सोचती रह गई कि आखिर आंखों ही आंखों में वह मुझे क्या पैगाम दे रहा है। मेरे बहुत कोशिश के बावजूद जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं उसे हमेशा के लिए उस घर से निकलवा कर रहूंगी। मैंने अपने जहन में एक प्लान तैयार किया और मुझे उस दिन का इंतजार था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। माँ पापा दोनों को वसीम पर अंधा एतबार था। वसीम को इस घर में बहुत अहमियत हासिल थी, सिर्फ इसलिए कि वे पापा को गलत रास्ते पर चलाता था और माँ को पापा के राज बताया करता था। और माँ पापा दोनों को नहीं मालूम था कि वह अंदर से कितना झूठा इंसान है, जो पैसे के लिए ये सब कर रहा है। ये रात का वक्त था। रात के 11 बज रहे थे। पापा गेस्ट रूम में बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे और माँ अपने कमरे में थी। मैं आराम से चलती हुई किचन तक आई, जहाँ पर वसीम बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय बनाकर वह मेरे कमरे में लाकर दे दो। उसने कहा ठीक है, मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन खुद ले जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय मेरे कमरे में पहुँचा दो। मैं कहते हुए अपने कमरे तक आई, पर इंतजार करने लगी कि कब वह मेरे कमरे में आया। उसने बेड पर चाय दी। मैं वहाँ से उठी और कमरे को कुंडी लगा तो वो देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने वाली हूँ। दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद मैंने पूरी जान से चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा माँ बचाओ मुझे, चिल्लाते हुए कहने लगी। तो वो मुझे अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देख रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी चीखें सुनकर पापा माँ दोनों भागते हुए मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुँचे। वसीम ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक लिया। हटो मेरे सामने से। वसीम ने मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मैंने फौरन कुंडी खोल दी और अपना दुपट्टा वसीम की तरफ उछाल दिया, जो उसके हाथों में आ गया। पापा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ है। मेरे होते हुए अपने पापा से लिपट गई। पापा वसीम मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने रोते हुए अपने पापा से कहा। मैं सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। फिर मेरे पापा ने गुस्से भरी नज़रों से वसीम को देखा और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे मार मार कर उसका बहुत बुरा हश्र कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अब वे सब गुस्से में आ गए थे। उनका तो बस चल रहा था कि वसीम को जान से मार दे। मैं चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं उसे देखती रही। अंकल मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वसीम ने कहा तो पापा का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी बेटी बुलाएगी तुझे अपने कमरे में? पापा ने उसे और ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, उसके इस बात पर, क्योंकि वे जानते थे कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अंकल मैं सच कह रहा हूँ,
मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसने खुद मुझसे कहा कि मेरे कमरे में चाय ले आओ। वसीम ने फिर बोलने की कोशिश की तो मेरे पापा पर खून सवार था। मेरी माँ भी हैरत से दुख भरी नज़रों से वसीम को देख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं अब माँ से लगकर बहुत रोने लगी थी। पापा ने उस वक्त पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि उनका नौकर उनके घर से पैसे और जेवरात चुरा कर भाग रहा था। ये सुनकर वसीम की रूह कांप गई। नहीं अंकल, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, पुलिस मेरी खाल उधेड़ कर रख देगी, वसीम ने कहा। तो पापा ने कहा कि तुम्हारी खाल ही तो खिंचवाना चाहता हूँ। मैं अब तक आस्तीन के सांप को दूध पिलाकर बड़ा करता रहा और तुमने मुझे ही डस लिया। पापा ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मैं खुश हो गई। वसीम इस घर से जा चुका था, उसका पत्ता कट चुका था और 2 साल बड़े सुकून से गुजर गए। लेकिन माँ वसीम के जाने के बाद खामोश रहती, ना किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही पहले की तरह उनका रवैया रहा। एक शाम जब माँ पापा घर पर नहीं थे और मेरा छोटा भाई ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था, मैं अकेली थी। पानी पीने के लिए किचन तक आई तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई मौजूद है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं, वसीम था। पता नहीं कब जेल से आज़ाद हुआ था। मैं समझ गई वह मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। वह मुझसे शायद बदला लेना चाहता था। मैं एकदम कमरे में भागी तो मेरे पीछे आया। मुझे लगा वह मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा दुपट्टा खींच कर उछाला तो उस पर मुझे समझ आ गया कि वह मुझे मारने आया है। वे मेरी ज़िंदगी के बर्बादी के दिन थे। आज मैं समझ गई कि वसीम मेरी इज्जत को तार तार कर देगा, लेकिन वसीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे माफ़िया मांगने लगा कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। तुम तो मेरी रिश्ते में बहन लगती हो और मैं तुम्हारी तरह गलत नज़र भी नहीं उठा सकता। मैं वसीम की बात सुनकर हैरान रह गई कि वह मुझे अपनी बहन क्यों कह रहा था और मेरा उसके साथ कैसा खूनी रिश्ता था। मेरी आवाज़ ये सुनकर मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। मैंने वसीम से पूछा कि वसीम, तुम मुझे अपनी बहन क्यों कह रहे हो? वसीम कहने लगा कि हाँ, मैं ये सब सच कह रहा हूँ। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। वसीम रो रो कर सब बता रहा था। वसीम मुझको बताने लगा कि मेरी माँ की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरी माँ उस वक्त पेट से थी। 9 महीने के बाद उनके वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और वह मैं था। जिस इंसान के साथ माँ की पहली शादी हुई वह कोई अमीर आदमी नहीं था। ससुराल वाले मेरी माँ को बोझ समझने लगे। एक दिन माँ मुझे लेकर घर से निकल पड़ी और रोड के किनारे रख दिया और घर आ गई। जब मेरी माँ घर आई तो मेरा हालात देखकर उनकी जान ही निकल गई। उस वक्त पापा भी आए और मैंने उन्हें बताया कि वसीम बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मैं माँ से पूछने लगी कि माँ, क्या वसीम मेरा भाई है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी, हाँ, वसीम मेरा बेटा है, मेरे पहले पति की निशानी। मैंने वसीम को सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि मैं अगर शादी से पहले तुम्हारे बाप को बता देती कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और एक बच्चा है तो वे कभी मुझसे शादी न करते। मेरे पापा ये सदमा सहन न कर सके और उसी वक्त चक्कर खा कर गिर पड़े। वे अस्पताल तक भी ना पहुँच सके और उनकी जान चली गई। आज इस वाक्य को कई साल गुजर चुके हैं। मेरा छोटा भाई बड़ा हो चुका है। मेरी माँ सदमे से पागल होकर बिस्तर पर पड़ चुकी है। जिस घर को बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था वह घर ही ना बच सका। माँ की पहली गलती ये थी कि वसीम के बारे में हमें कुछ ना बताया। काश माँ पहले बता देती कि वसीम उनका ही बेटा है तो आज शायद हमारे पापा हमारे साथ होते और माँ की भी ये हालत ना होती। धन्यवाद दोस्तों।